कहानी का नाम अपना पराया। पूरे 2 दिनों से रोहित बुखार में तड़प रहा था, पर घर के लोगों को फुर्सत ही नहीं थी कि उसकी देखभाल करें। यहाँ तक कि उसकी पत्नी शिल्पा भी अपने कजन की शादी में इस कदर बिजी थी कि उसे पूरी तरह नौकरों के सहारे छोड़ दिया था। रोहित को प्यास लगी थी, पर उसे किसी को भी पुकारने की इच्छा नहीं हुई। उसका अंतःकरण शोक और निराशा से विदीर्ण हो रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी यह दुर्दशा होगी, पर अपनी इस स्थिति के लिए किसे दोष देता। घर जमाई बन इस घर में रहने का उसका खुद का फैसला था। वे पत्नी को भी बेवफा और स्वार्थी कैसे कह सकता था। उसका व्यक्तित्व ही इतना दुर्बल और निरुपाय हो गया था कि वह निरंतर सबके द्वारा छला जा रहा था। बस एक गलत कदम और उसकी जीवन की दिशा ही बदल गई। उसके पापा अमरनाथ, जो कभी उसके अपने थे, जो उसकी सबसे ज्यादा चिंता करते थे, जो उसके आदर्श गाइड, फिलोसफर और माँ भी थे, उन्हीं पर उसने शक किया, घृणा की, जिसका परिणाम अब भुगत रहा था। जब किसी की आत्मा पर संशय का पर्दा पड़ जाता है, वैसा संशय व्यक्ति कभी सही गलत का अंतर समझ ही नहीं पाता है। पापा के प्यार पर संशय ने ही उसे अपने घर परिवार के लिए अजनबी बना दिया। आज उसे अपनी माँ सुजाता देवी की भी बहुत याद आ रही थी, जो उसकी छोटी से छोटी खुशी के लिए भी अपनी बड़ी से बड़ी खुशी कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उसके एक पुकार पर अपने सारे काम छोड़ उसके आगे पीछे दौड़ती रहती थी। कभी उसे हल्का सा बुखार भी आ जाता तो वे कभी उसके सिर हिलाती, सहलाती, कभी पैर दबाती। इस बात के लिए पापा अक्सर उन्हें समझाते, थोड़ा बहुत बुखार हो जाना सामान्य सी बात है, इसमें घबराने की क्या बात है। तुम्हारे इस तरह घबराने से भी मैं भी नर्वस हो जाता हूँ। उसे स्कूल से आने में जरा देर हो जाती तो वे सड़क पर आ खड़ी होती। उनका सुबह से शाम तक का समय उसी के इर्द गिर्द उसके आराम पर का ख्याल करते गुजरता। उनका ये जुनून देख पापा अक्सर गुनगुनाते, तुम्हारा इतना ज्यादा लाड प्यार इसे जरूर बर्बाद कर देगा। माँ का अटल विश्वास था कि उसका बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। 10th में जब उसे 93% मार्क्स मिले, उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई, पर जल्द ही उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। उन्हें लीवर का कैंसर हो गया। जैसे ही डॉक्टरों ने उनके जीवन को 3 महीनों में सीमित कर दिया, उन्हें सबसे ज्यादा यही चिंता खाई जा रही थी कि उनके बाद उनके बेटे का उनकी तरह ख्याल कौन रखेगा। एक बात उन्हें अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि उनके जीवन में वक्त और हालात दोनों बदल गए थे, जो अब उनके वश में नहीं था। काफी सोच समझकर अपने बचपन की सहेली और दूर के रिश्ते की बहन सुचित्रा को अपने 5 वर्षीय बेटी वसुधा के साथ अपने पास बुलवा लिया था। सुचित्रा असमय ही विधवा हो गई थी और बेटी के साथ कोई आश्रय ढूंढ रही थी। हालात ऐसे थे कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, इसलिए दोनों के बीच एक अपनत्व भरा रिश्ता कायम हो गया था। सुजाता के ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण कठिन समय में सुचित्रा ने उसके पूरे घर परिवार को अच्छी तरह संभाल लिया था। तो सुजाता ने भी वसुधा को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला उसकी सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। धीरे धीरे दोनों माँ बेटी उस परिवार का एक अभिन्न अंग बन गए थे। सुचित्रा रोहित का पूरा ख्याल रखते और पुत्रवत प्यार करते देख सुजाता ने उससे वादा लिया था कि उसके नहीं रहने पर वे उसके बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, ताकि वे निश्चिंत हो इस दुनिया को छोड़ सके। सुचित्रा से वादा लेने के महीना भर बाद ही वह काल के गाल में समा गई थी। सुजाता ने के नहीं रहने पर सुचित्रा ने अपना वादा निभाया, रोहित की देखभाल के साथ साथ उसको मानसिक संबल भी दिया, उसे माँ की इच्छा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती। माँ के जाने के बाद रोहित पूरी तरह टूट गया था। माँ को भूलना उसके लिए आसान नहीं था। वह उसके रूह की गहराइयों से जुड़ी थी। फिर भी उसने अपना पूरा ध्यान और शक्ति पढ़ाई में लगा दिया, क्योंकि उसे अपनी माँ की इच्छा को जो पूरी करनी थी। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका एडमिशन आईआईटी मद्रास में हो गया। मद्रास जाकर वह ऐसा पढ़ाई में रम गया कि कम ही घर आता। घर आते ही उसे माँ की यादें विकल कर देती। उसकी समझ में नहीं आता विधाता ने उसकी माँ की जीवन यात्रा बीच में ही समाप्त कर क्यों उनके साथ अन्याय किया। गांव से दादी आ गई थी उसके पापा की देखभाल के लिए, पर माँ की मृत्यु ने उसके पापा को भी मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़कर बिखेर दिया था। फिर वे रोहित की देखभाल और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ज्यादा तत्पर रहते। एक सुचित्रा मौसी ही थी जो कुल जमा 3 सदस्यों के बीच कड़ियां जोड़ती रहती। जब वह इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में था, उसे पटना में रहने वाले उसके एक दोस्त कुणाल ने सूचित किया कि
उसके पापा ने सुचित्रा मौसी से शादी कर ली है। सुनते ही दुख, क्षोभ और घृणा से उसका सर्वांग थरथरा उठा। इतनी बड़ी बात हो गई और पापा ने उसे बताना भी जरूरी नहीं समझा। वो तो उसके सबसे अपने थे, फिर उसे इतना पराया क्यों कर दिया कि उससे पूछना भी उन्होंने जरूरी नहीं समझा। उसके अंदर उथल पुथल सी मची हुई थी। फिर भी उसने पापा को फोन नहीं किया। 2 दिनों बाद उसे पापा का भेजा हुआ लिफाफा मिला। उसे समझते देर नहीं लगी कि फोन से बोलने की हिम्मत नहीं हुई तो लिखकर भेजा है। गुस्से में लिफाफे के टुकड़े टुकड़े कर डस्टबिन में डाल दिया। रात भर माँ को याद कर निशब्द रोता रहा। दूसरे दिन ही उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वे कभी लौटकर पटना नहीं जाएगा। पापा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। मध्यरात तक आए, वे मौन साधे प्रतिक्रिया विहीन बैठा रहा। उसकी मुख आंखों का उपलम्ब पापा को भी अंदर तक आहत कर गया। पापा ने उसे बहुत समझाया कि इस शादी से तुम्हारे जीवन में कोई अंतर नहीं आया है, सब कुछ पहले जैसा ही है। आज भी हम दोनों तुम्हारे उतने ही अपने हैं जितना कि शादी से पहले थे। पर वह नहीं माना तो नहीं माना। पापा की शादी करते ही उसे वे घर पर आया लगने लगा था। जिस सुचित्रा मौसी ने में कभी उसे माँ के दर्शन होते थे, अब छलना में ही विमाता नजर आने लगी थी। इस उम्र में पापा का शादी करना उसकी नजरों में एक मर्यादाहीन आचरण था, जो लोगों की नजरों में उसे शर्मसार कर रहा था। फाइनल ईयर का रिजल्ट आते ही उसे नौकरी मिल गई थी। बिना घर पर सूचित किए वे रांची आ गया था। घर के सभी लोग परेशान थे, वह भी काफी अकेला और दुखी रहने लगा था। उसी दौरान अपने साथ काम करने वाले विजय से कुछ ज्यादा ही जुड़ गया था। विजय के घर उसे पनाह मिली। विजय की माँ के लिए वह बहुत जल्दी अपने बेटों से भी प्यारा हो गया। भयंकर तूफान के गुजर जाने के बाद घर परिवार से बिछड़ा पक्षी उस बहेलिया को ही अपना मान लिया जो जाल बिछाए उसे फंसाने के लिए बैठा था। फिर तो विजय की माँ रमा देवी ने झटपट इस बेशकीमती नगीने को अपनी बेटी शिल्पा की अंगूठी में जड़ने में देर नहीं लगाई। पहले तो घर बैठे बिना किसी दान दहेज के मिले इस दामाद को उस घर में खूब मान सम्मान और प्रेम मिला। शिल्पा भी खुश रहती। ससुराल की वर्जनाओं से मुक्त यहाँ घूमने फिरने की पूरी आजादी थी। रोहित ने भी शहर वही रहने का फैसला ले लिया था। पर जल्द ही रोहित को एहसास होने लगा था कि घर में चाहे वे जितना भी खर्च करे, उसका मान सम्मान घर के बेटों जैसा नहीं था। साथ ही मायके में रहने का कारण पत्नी का बड़बोलापन भी बढ़ रहा था। रोहित की देखभाल और ख्याल रखने के बदले उसे अपना बनाव, श्रृंगार और शॉपिंग की धुन रहती। दिनों दिन उसकी मौज मस्ती की सीमाएं बढ़ती जा रही थी। नए नए आधुनिक ढंग के कपड़े, गहनों पर उसका ज्यादा ध्यान रहता। पति उसके लिए बस पैसा कमाने का मशीन मात्र था। सासू माँ, जो पहले उसकी माँ होने का दावा करती थी, अब उसे सुनाना शुरू कर दिया था कि हमेशा घर में रहने वाले की रोज रोज आवभगत तो नहीं हो सकती। रोहित को आवभगत की चिंता नहीं थी, उसे तो उसी प्यार की तलाश थी जो उसके माँ बाप कभी उससे करते थे। धीरे धीरे सबके दिल में उसके लिए प्यार घटते ही जा रहा था। अब तो स्थिति ये हो गई थी कि बीमार होने पर भी किसी के पास समय नहीं था कि उसकी देखभाल करे। रोहित को लगने लगा था कि अपने पैरों पर सोए ही उसने कुल्हाड़ी मारी है। तभी उस अपनी पत्नी शिल्पा की आवाज सुनकर उसकी तंद्रा भंग हुई। वह रामू से कह रही थी, साहब उठे तो उनसे पूछकर दवा और खाना दोनों खिला देना, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। शिल्पा के जाते ही वे उठ बैठा। घर में सिर्फ वे और रामू थे। अचानक उसके मन में अपने पापा और सुचित्रा मौसी की स्मृति मुखर होने लगी। उनका प्यार याद कर उसका मन विकल हो उठा। वह तुरंत उठकर कपड़े बदलकर और कुछ कपड़े बैग में डालकर ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए बोला। अब और अपमान का दंश झेलना उसे गवारा नहीं था। ऑफिस से पूरे 1 महीने का छुट्टी लिए उसी समय पटना के लिए रवाना हो गया। रात भर के सफर के बाद सुबह के उजास फैलने के साथ वह पटना पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसे ऐसा लगा जैसे वहां का कण कण उसे पुकार रहा है। इस धरती, आकाश और हवा में जाने कैसी संजीवनी थी कि उसके सारे दुख, संताप और बीमारियां पटना की धरती पर पहुंचते ही जाने कहाँ लुप्त हो गई। जैसे ही कार आकर उसके अपने घर के गेट के सामने रुकी रुकी अपना वह पुराना घर उसे किसी आत्मीय स्वजन से कम नहीं लगा।
अनायास ही उसकी आंखें भर आईं। गेट खोलकर अंदर आया तो सामने ही पथरीले आंगन में बैठी सुचित्रा मौसी चावल बीन रही थी, पहले की तरह अपने काम में मगन। उन्हें पता ही नहीं चला कब उनके बगल में रोहित आ खड़ा हुआ। जैसे ही उसने झुककर मौसी के चरण स्पर्श किए, वे चौंक कर सिर उठाई तो सामने रोहित को देख थोड़ी देर के लिए एकटक देखती रह गई। फिर उसे खींचकर सीने से लगा फूट फूट कर रो पड़ी। आहट सुन पापा भी बाहर आ गए। उसे देख उनकी आंखें भी झलक आईं। उसे लिए हुए वे घर के अंदर आ स्नेह से उसकी पीठ थपथपाते हुए उसके करीब आकर बैठ गए। उसे लगा अपने ऐसे होते हैं जिन्हें अपने मान सम्मान से ज्यादा अपनों की चिंता होती है, जिन्हें अपने रिश्ता तोड़ने के बदले झुकना पसंद होता है। वर्षों बाद ढेर सारा प्यार, स्नेह और अपनापन पाकर वे आत्म विभोर हो उठा। घर आकर उसे बेहद शांति का अनुभव हुआ। जीवन में मिले अपमान, ठोकरें और बेगानेपन ने उसे अपनों का महत्व समझा दिया था। एक दिन जिस घर से उसे विरक्ति हो गई थी, आज वही घर उसे प्यार का सागर नजर आ रहा था। रात में खाना खाने के बाद मौसी ने उसका बिस्तर उसके उसी पुराने चिर परिचित कमरे में लगवा दिया। वह सारा काम समाप्त करके उसके सिरहाने आ बैठी। पहले की तरह ही सिर सहलाते हुए बोली, मैं जानती हूँ मैं ही तुम्हारी अपराधी हूँ, पर तुम मेरा विश्वास करो, ये शादी हमें मजबूरी में करनी पड़ी। सुजाता दीदी के गुजर जाने के बाद आस पड़ोस के लोगों के शर्मनाक फप्तियों ने हमारा जीना मुहाल कर दिया था। खुलेआम लोग हमें बदनाम कर रहे थे। वसुधा को भी तानों उल्हानों से लोग परेशान कर रहे थे। हमारी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। हम दोनों माँ बेटी इस घर में पूरी तरह सुरक्षित थे। तुम्हारे पिता के लिए भी अपना घर और नौकरी दोनों इस उम्र में संभालना मुश्किल था। इसलिए ही हम दोनों ने शादी का फैसला लिया। हमारे इस फैसले को तुम समझ नहीं सके और घर छोड़ दिया। तब से मैं तुम्हारे यहाँ ही इंतजार कर रही थी। अगर तुम नहीं चाहोगे तो चाहे मुझे जितनी भी कठिनाइयां झेलनी पड़े, मैं इस घर से मैं नहीं रहूंगी। वसुधा को साथ लेकर घर छोड़ दूंगी, पर अब तुम्हें इस घर से जाने नहीं दूंगी। मैंने सुजाता दीदी को वचन दिया था तुम्हारी खुशियों का पूरा ख्याल रखूंगी। फिर वो भला मैं कैसे तुम्हारी खुशियों के आड़े आ सकती हूँ। उनकी आंखों से उनका वात्सल्य आंसुओं के रूप में उमड़ पड़ा। थोड़ी देर तक वह निशब्द रोती रही। जब उठकर जाने लगी तब रोहित ने उनका हाथ थामते हुए कहा, मौसी, क्या आप अपने इस नालायक बेटे को एक बार माफ नहीं कर सकती? मैं वादा करता हूँ आगे आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उसके व्यवहार से हैरान में आश्चर्य मिश्रित दृष्टि से उसे निहारने लगी। मैंने एक और गलती की है। बिना आप लोगों को बताए मैंने शादी कर ली। आशा है आप दोनों मुझे माफ करेंगे। अरे सच, मेरी बहू को कहाँ छोड़ा है? उसे साथ क्यों नहीं लाए? जाने कब से दरवाजे पर खड़े उन दोनों की बातें सुनते उसके पापा कमरे के अंदर आ गए। पहले अपना ट्रांसफर तो पटना करवा लूं, फिर हमारा पूरा परिवार साथ रहेगा। फिर तो देर तक आपस में घर परिवार और बहू की बातें होती रही। जब सब सोने चले गए, मैं बैठा शिल्पा को मैसेज भेज रहा था, अब मैं लौटकर घर जमाई बनने तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। अगर तुम मेरे साथ मेरे घर की बहू बनकर रहना चाहती हो तो तुम्हें अब पटना आकर मेरे पास रहना होगा, मेरे माता पिता के साथ, वरना आगे तुम खुद समझदार हो। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। फिर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।